हेलो दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो मैं एक नया जो है टेस्ट सीरीज तो नहीं कहेंगे, कुछ क्वेश्चन के जो है आपको जो है कराना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन ये कि आपको एग्जाम में बहुत ही आपका हेल्पफुल रहेगा। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम है उसके लिए आपके पास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया हूँ। आप ये मान के चलिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक बार जरूर इनको देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन देखिए आपके पास। तो क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास, द डिप्रेशन रीजन और स्पेस चार्ज रीजन, डिप्रेशन रीजन कहे या स्पेस चार्ज रीजन या ट्रांजिशन रीजन इन अ सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड हैज, क्या होता है ये पूछ रहा है आपके पास। ठीक है, क्या होता है उस डिप्रेशन रीजन में, कह रहा है। ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दूसरा कह रहा है पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, तीसरा कह रहा है नेगेटिव आयंस एंड होल्स, और चौथा ऑप्शन दिया है पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास ऑप्शन दिया है। तो बेसिकली आपको पूछा है कि बेसिक इलेक्ट्रॉन्स का क्वेश्चन है कि जो डिप्रेशन रीजन है उस डिप्रेशन रीजन में क्या होता है, कह रहा है। याद करिए, आपको जब एक पी टाइप होता है, एन टाइप, दोनों को आप जो है फैब्रिकेट करके मिलाए जाते हैं तो आपके वहाँ पर क्या बन जाता है, पीएन जंक्शन बनता है। तो उस पीएन जंक्शन में कौन से आपके पास आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए आप लोग, भाई एक आपके पास पी टाइप होता है और दूसरा एन टाइप का मटेरियल होता है। एक पी टाइप मटेरियल होता है और दूसरा एन टाइप मटेरियल होता है। तो यहाँ देखिए पी और एन में क्या अंतर है आपके पास, पी और एन में क्या अंतर है। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी टाइप, पी टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिए, पी टाइप कह रहा हूँ तो इसमें मेजॉरिटी क्या होगा, आपका होल्स होगा, और माइनॉरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात ध्यान रखिए। तो पी टाइप में देखिए आपके पास क्या है, अगर ये पी टाइप है, कोई सिर्फ पी टाइप की बात कर रहा हूँ, ये इसमें आपके पास मेजॉरिटी में आपके पास होल्स होंगे। ये इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए आपके पास, ये बिल्कुल होल, ये देखिए आपके मेजॉरिटी में ये होल्स हैं और माइनॉरिटी में आपके पास ये इलेक्ट्रॉन हो गए। ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन और लार्ज वाला आपके होल्स हो गए, पी टाइप का हो गया। अगर आपका इसी प्रकार से आप देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप में देखिए, तो एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी में आपके होल्स होते हैं। तो देखिए आपके पास ये है आपका एन टाइप, ये तो एन टाइप में देखिए ये ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप। ठीक है भाई, ये आपके पास ये मेजॉरिटी में आपके इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी में आपके पास ये होल्स होते हैं, ये आपके पास होल्स होते हैं एन टाइप में कह रहा हूँ। अब आपको पीएन जंक्शन बनाना है, यानी इन दोनों को मिलाना है। तो पीएन जंक्शन बनने से आपका क्या होगा, वहाँ पर पीएन जंक्शन पर आपके पास डिप्रेशन रीजन बनता है। तो वहाँ पर आपके पास कौन सा चार्ज कैरियर या जो भी है आपके पास, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ देखिए होता क्या है, अब इन दोनों को हम जैसे ही मिला दिया जाए, ये देखिएगा, ठीक है, ये नोट कर लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी टाइप और एन टाइप, इनको मिलाएंगे। तो देखिए मिलाओगे ये, तो पी टाइप आपका ये है और एन टाइप ये है, मिलाने वाले हो। तो इस साइड आपके पास ये चार्ज है, उस साइड पी टाइप में देखिए और भी है, मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं। ये आपके पास बाकी और भी है, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो रहा है,
तो अब ये जो होल और इलेक्ट्रॉन है इनका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन जैसे होते हैं होल और इलेक्ट्रॉन पेयर नष्ट हो जाते हैं, मतलब आपको जो है डिसपेयर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसअपेयर हो जाते हैं। तो जैसे रिकॉम्बिनेशन होगा तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो ये खत्म, ये खत्म, ये। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं? देखिए ये आपका पी, ये आपका आंसर। तो ये इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन, आपको ये बोलते हो। ये वाला रीजन की बात कर रहे हैं ये। तो यहाँ कह रहा है कि इसमें क्या है आपके पास, तो क्या दिख रहा है आपके पास? होल से है, इलेक्ट्रॉन है, या आपके पास आयन्स हैं? तो कहोगे सर इसमें आयन है, ये देखिए ये आयन है, ये नेगेटिव आयन है, और दूसरा कौन सा है? पॉजिटिव आयन। और ये आयन मूव नहीं करते हैं, ये आयन मूव नहीं करते हैं, तो इनको बोला जाता है इमोबाइल आयन्स। ये आपके पास, तो क्या कहोगे? आंसर क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन में आपके पास क्या होते हैं? इमोबाइल आयन होते हैं आपके पास। कैसे आयन होते हैं? इमोबाइल आयन। तो देखिए आपके पास क्या है? इमोबाइल आयन कौन कौन से हैं? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो ऑप्शन देखिए आपके पास कोई मिल रहा है आपके पास? देखिए ऑप्शन देखिए जल्दी। तो जैसे आपने ऑप्शन देखा आपको ये दिख गया होगा कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये देखिए पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होता है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये आपका होल और इलेक्ट्रॉन कैसे डिसअपीयर हुआ? रिकॉम्बिनेशन होने के कारण। ठीक, इतना बात। तो आप नोट करके लिखिए, वहाँ पर डिप्लीशन रीजन में इमोबाइल आयंस, इमोबाइल का मतलब ये मूव करते ही नहीं है, इमोबाइल्स आयंस होते हैं। दैट इज क्या है ये? पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर हो गया इतना? तो ये तो आ गया पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है भाई, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, तो आपको इनको एक बार जरूर देखना है। आपके पास ये जेई के एग्जाम में आपको बहुत बार पूछ रहा है इस टाइप के। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखने वाले हैं आजकल। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 देखिए, नोट करें। The mobility of an electron in a conductor is expressed in terms of। ये कह रहा है कि जो मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है होल से ज़्यादा होता है। कंडक्टर में उसका किस में रिप्रेजेंट कर, इसमें एक्सप्रेस करते हैं कह रहे हैं, यानी यूनिट पूछा जा रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्टेज वोल्ट सेकेंड, बी ऑप्शन देखिए इसका सेंटीमीटर अपॉन वोल्ट सेकेंड, सी ऑप्शन देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट, डी ऑप्शन देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ये आपके पास है। ठीक है भाई, इतनी बात आपको क्लियर में समझ में आना चाहिए कि आपके पास ये पूछा जा रहा है एक्सप्रेस, तो यूनिट के बारे में पूछा जा रहा है। कह रहा है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होता है उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। आपको यूनिट दिया है। तो देखिए बेसिकली आपको एक चीज़ तो याद रखना ही पड़ेगा कि मोबिलिटी जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन का होल की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यूनिट कैसे बताओगे? आपका देखिए मोबिलिटी जो म्यू होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका फॉर्मूला होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका यूनिट क्या होगा?
चाल बराबर दूरी बट्टे दूरी को सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर, इसलिए मीटर नहीं लिखा, सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ड्रिफ्ट चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता है, वोल्ट अपॉन डिस्टेंस, यही होता है भाई। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट को आपने देखिए कैसे लिखा, वी से लिखा है इन्होंने, कैपिटल वी से लिखा है। डिस्टेंस सेंटीमीटर, ये आ गया आपके पास। तो मोबिलिटी क्या आ रहा है जरा देखिए, मोबिलिटी का यूनिट, उसका यूनिट आ रहा है सेंटीमीटर बाई सेकेंड, और ई का आ रहा है वोल्ट, तो वोल्ट ये आ गया, सेंटीमीटर ऊपर चले गया। सेंटीमीटर इंटू करिए कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। तो ये आपका यूनिट हो गया। तो आपके पास सेंटीमीटर वोल्ट सेकेंड, ये इसका यूनिट आ गया। तो कहाँ पर मैच कर रहा है आपके पास, ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, तो ये आपका यूनिट होता है मोबिलिटी का, ध्यान रखिए। तो आपको एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करना चाहिए कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो आपके होल से क्या होने वाला है, ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ये वोल्ट है भाई, वोल्ट सेकेंड, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़िए, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए the temperature coefficient of an intrinsic semiconductor इज, ऑप्शन दिया है इसने 0, बी ऑप्शन दिया है पॉजिटिव, सी ऑप्शन दिया है नेगेटिव, और डी ऑप्शन है लाइक दैट ऑफ मेटल्स, ये कह रहा आपके पास, ठीक है। ये कह रहे कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक में से होता है शुद्ध सेमीकंडक्टर, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसका, शुद्ध, इंट्रिंसिक में से शुद्ध होता है, एक्सट्रिंसिक मतलब होता है अशुद्ध। सेमीकंडक्टर का क्या होगा कह रहा है, 0 होगा कह रहा है, पॉजिटिव होगा कह रहा है, नेगेटिव होगा, या मेटल की तरह, लाइक दैट ऑफ मेटल, मेटल की तरह होगा, ऐसा आपको पूछा गया है। ये आपके पास देखिए क्या होता है भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आपके पास होल्स होते हैं, ये आपके पास तो ये हो गया। तो जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो आपके पास सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाती है। तापमान बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि आपके पास बॉन्ड टूटने लगते हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा हो। ये तापमान बढ़ने पर भी रेजिस्टेंस कम होता है, तो इसे बोलते हैं एनटीसी। क्या बोला जाता है, एनटीसी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में आप ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होते हैं। जैसे इसका तापमान बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटेंगे, तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होते रहेंगे। तो उसके बाद क्या रहेगा, उसका जो है कंडक्टिविटी बढ़ेगा। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब आपका करंट का मान बढ़ेगा। करंट का मान बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ये होगा। तो इसे बोलते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट।
यानी एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है तो उसे पीटीसी बोलते हैं, पीटीसी। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो है कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस घट रहा है, तापमान बढ़ा, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर हो गया इतना? इसका मतलब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो क्या दिखाएगा आपके पास, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए आपके पास, निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है आपके पास, तो इसमें उसका ऑप्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये आपके पास, तो आप यहाँ पर नोट करके लिखिए, अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब करंट का मान क्या होगा, कम, तो ये होता है आपका पीटीसी होता है। ये देखिए आपके पास ये रहता है। ठीक, लेकिन अभी हम इस पर बात कर रहे हैं तो आपका इस पर कर, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका नेगेटिव हो गया, ये बात आपको क्लियर हो गई, तो आपके पास ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन 4 देखिए, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर लिखने का स्टाइल है, सेमीकंडक्टर, द डोपिंग मटेरियल इज, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग मटेरियल इज, ऑप्शन दिया है टेट्रावेलेंट, बी ऑप्शन दिया है पेंटावेलेंट, सी ऑप्शन दिया है ट्राइवेलेंट, और डी ऑप्शन आपके पास दिया है बाइवेलेंट, बाइवेलेंट। देखिए एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है करा, उसमें डोपिंग मटेरियल क्या होगा क्या, पहले तो ये बताया, अभी तो कुछ देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध होता है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होता है, कम रहता है आपके पास, इसलिए तापमान बढ़ाते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो अगर आपके पास इसके अलावा एक और तरीका है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि आप उसमें डोपिंग कर दें, डोपिंग में से अशुद्धि आपको बाहर से कुछ मिला दें, तो वो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, या तो एन टाइप का, दूसरा पी टाइप का। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा, एन टाइप का। तो मैंने कहा कि ये जो हम डोपिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करते हैं डोपिंग का ये। अब एक आपके पास है, तो जैसे ही आपने पहले इंट्रिंसिक था, पहले आपके पास क्या था भाई, इंट्रिंसिक था, ठीक है, इसमें आपने डोपिंग किया, डोपिंग किया तो कंडक्टिविटी क्या गया, बढ़ गया, तो ये बन गया आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के हो गए आपके पास, एक एन टाइप का और दूसरा हो गया पी टाइप का। ये पूछा जा रहा है, एक एन टाइप का और दूसरा पी टाइप का, ये आपके पास। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो एन टाइप का और पी टाइप का, तो एन टाइप के कौन कौन से होते हैं, जिनके बाहरी कोष में यहाँ देखिए 5 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, ठीक है, और पी टाइप होते हैं जिनके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एन टाइप में आपके 5 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, जो मेन बताया जा रहा है, आर्सेनिक, बिस्मिथ, ये इनके बाहरी कोष में देखिए आपके 5-5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो आपका वो क्या होता है, संयोजकता दिखाता है, ठीक है, वैलेंसी को दिखाता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में, जैसे एन है, एन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसका विन्यास कॉन्फ़िगरेशन करो तो ये 5, तो 5 को बोलते हैं पेंटा, तो आपके पास ये हो गया। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कितने आपके पास डोपिंग कौन से मटेरियल का करा जाता है, इन मटेरियल का करा जाता है, और इनके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, और 5 को बोलते हैं पेंटा, तो ये आपके पास होगा, ठीक है। ये पी टाइप मैंने कहा था जिनके बाहरी कोष में कितने, 3, तो आपके पास ये हो गया बेरियम हो गया, एल्यूमिनियम, गैलियम,
इंडियम भी होता है और थैलियम भी होता है, तो मेन ये आपके पास है। ठीक, तो इनके उसमें 5, इनके बाहरी कोष में 3। अगर पी टाइप मेटेरियल होता तो इसका आंसर क्या होता है, ट्राइवेलेंट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपके पास। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एन टाइप में देखिए ये आपके पास हो गया आपके पास, तो ध्यान रखिए एन टाइप में जिनके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऐड किया जाता है, तो इनका नाम हो गया पेंटा, 5 को पेंटा बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर पी टाइप में क्या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोष में, उसने ट्राई बोला। अगर यही क्वेश्चन आपका होता है किस में क्या पी टाइप होता है तो मेरा आंसर क्या होता है, ट्राइवल। लेकिन आपका एन टाइप पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, पेंटा। ठीक, नोट करिए, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 देखिए, इन अ सेमी कंडक्टर, एससी का मतलब सेमी कंडक्टर, द रजिस्टिविटी नंबर 1 ऑप्शन लिखिए, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बी ऑप्शन देखिए, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। सी ऑप्शन देखिए, डिपेंड्स ऑन करंट थ्रू इट। और डी ऑप्शन देखिए, नोटा का मतलब है नन ऑफ दी अबव। ठीक है भाई, इतनी बात आपको ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि सेमीकंडक्टर में आपके पास रजिस्टिविटी किस पर निर्भर कर रहा है। पहला ऑप्शन दिया है टेम्परेचर पर निर्भर करता है कह रहा है, दूसरा वोल्टेज पर, तीसरा करंट थ्रू इट पर, और चौथा नन ऑफ। इसमें से कोई भी सही नहीं है कह रहा है, आपको ये पूछ रहा है। देखिए जो सेमीकंडक्टर है आपके पास, सेमीकंडक्टर में आपके पास रजिस्टिविटी नंबर ऑफ कैरियर से रिलेटेड होते हैं। रजिस्टिविटी किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ कैरियर्स। अब कैरियर क्या है भाई, कैरियर आपका होल है या आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास मैंने कहा कि जो रजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर का वो नंबर ऑफ कैरियर्स पर, यानी आपके पास होल्स और इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ये होल्स और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब आपके पास जैसे ही तापमान बढ़ा दोगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन है और जो होल्स हैं उनकी संख्या में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा तो आपका रजिस्टिविटी में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रजिस्टिविटी है सीधे किस पर निर्भर कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो आप लिखिए वहाँ पर नोट करके लिखिए सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी, लिखिए नोट करके, सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी नंबर ऑफ कैरियर्स। कैरियर कैसे लिखोगे भाई, ये कैरियर्स में आपके क्या आ गया, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ कैरियर्स पर डिपेंड करते हैं। और ये कैरियर्स कहाँ होते हैं, ये कैरियर्स सेमीकंडक्टर के इनसाइड होते हैं, इतना लिख लिया भाई। जब इतना लिख लिया तो अब एक पॉइंट और लिखिए, देखिए नंबर ऑफ कैरियर्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नंबर ऑफ कैरियर्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या टेम्परेचर के साथ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी लिखिए, इसलिए सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ये आपके पास इतना पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए।
हटा दें, ये हो गया। तो क्या आंसर रहा इसका? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके लिए जो है स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूं, 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। The potential barrier existing across PN जंक्शन। PN जंक्शन ऑप्शन है कुछ ऐसा, prevents flow of minority carriers, minority carriers। बी ऑप्शन लिखिए, prevents flow of majority carriers। सी ऑप्शन लिखिए, prevents total recombination of holes and electrons। डी ऑप्शन लिखिए, प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स रोकना, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेप्टर एंड डोनर। ये आपके पास क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो पोटेंशियल बैरियर है एग्जिस्टिंग अक्रॉस पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में अभी आपको बताया था क्या बना, जब पहला क्वेश्चन किया था तो आपको पीएन जंक्शन के अक्रॉस एक डिप्रेशन लेयर बना था, डिप्रेशन रीजन बना था, स्पेस चार्ज रीजन भी या ट्रांजिशन रीजन भी बोला था आपने। उस रीजन में आपके पास एक पोटेंशियल बैरियर भी बन जाता है, तो उसका काम क्या है ये पूछ रहा है। प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, आपका माइनॉरिटी कैरियर अभी बताया इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा? होल्स, और मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन। ऐसे आपका जो है क्या होगा, पी टाइप वाला होगा तो माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा वहाँ पर? इलेक्ट्रॉन, और मेजॉरिटी कैरियर होल्स। तो करता है क्या है, कह रहा है वो आपके पास बैरियर बल। तो ये आपको पूछा गया, बता सकते हो भाई क्या करता है, क्या करता है भाई बताइए। देखिए जो पोटेंशियल बैरियर है अगर एन टाइप का है, एन टाइप में क्या ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ से कहाँ जाना चाहेंगे? एन टाइप से हाई सांद्रता से निम्न सांद्रता, यानी आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ एन से पी जाना चाहेंगे, और होल आपके पास कहाँ जाए? पी में आपका मेजॉरिटी है, पी से कहाँ आना चाहेंगे? एन में आना चाहेंगे। तो आपके पास जो आपके पास ही क्या है? पोटेंशियल बैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन को एन से पी में जाने से रोकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेजॉरिटी है आपका इलेक्ट्रॉन। और होल्स को कहाँ से? होल्स को आपके पास पी साइड से कहाँ? एन साइड में जाने से रोकते हैं। कौन सा ये पोटेंशियल बैरियर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? पीएन जंक्शन में। इसका मतलब एन में मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रोक रहा है, और वहाँ से होल को, तो इसका मतलब एन कौन सा है? एन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, और पी में आपका ये होल क्या है? मेजॉरिटी। तो इसका मतलब किसको रोक रहा है? आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को प्रिवेंट कर रहा है कहाँ? इलेक्ट्रॉन को एन से पी में जाने में, और होल को पी से एन में जाने। तो लिखिए पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन को एन साइड से पी साइड की ओर जाने में तथा होल को पी साइड से एन साइड जाने में क्या करता है?
अपोज कर जाने के लिए अपोज करता है, यानी प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट मतलब क्या होता है? रोकता है। ठीक है भाई, ये आपके पास यानी आपका फ्लो ऑफ जो चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रॉन n से p और होल का p से n में, उसको क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। ये कैसे हो गया? मेजॉरिटी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका आंसर क्या लिखोगे बताइए? बी ऑप्शन इसका क्लिक करिए, मेजॉरिटी को आपको रोकना है। ऐसा माना जाता है कि आपके पास जो वोल्टेज वहाँ डेवलप्ड होता है वो माइनॉरिटी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। बताया है ये क्लास में सब कुछ आपके पास। नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7, the current in reverse bias in PN junction diode may be, PN junction diode may be, ए ऑप्शन लिख रहा है 2 एम्पियर से 5 एम्पियर हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है आपको फ्यू माइक्रो और नैनो एम्पियर्स। सी ऑप्शन कह रहा है आपके पास फ्यू मिली एम्पियर्स। ऑप्शन नंबर डी 2 एम्पियर। ये आपको कहा जा रहा है द करंट इन ए रिवर्स बायस। आपका जो है पीएन जंक्शन कैसा है? रिवर्स बायस है। तो उस समय जो पीएन जंक्शन डायोड में जो आपका करंट फ्लो हो रहा है रिवर्स बायस के सिचुएशन में, वो किस रेंज का है वो पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 2 एम्पियर से 5 एम्पियर होगा, फ्यू माइक्रो से नैनो वाला होगा, या फ्यू मिली एम्पियर होगा, या 0.2 एम्पियर से होता है। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 होता है, नैनो का मतलब 10 की घात -9 होता है, मिली का मतलब 10 की घात कितना? 10 की पावर -3 होता है। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, ये हो गया। देखिए, जब आपका रिवर्स बायस होता है डायोड, उस समय जो करंट फ्लो होता है उसे बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं भाई? रिवर्स सैचुरेशन करंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर्स सैचुरेशन करंट, या लीकेज करंट भी कहते हो कभी कभी। ये आपके पास आई नॉट से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक, अब आई नॉट का मान देखिए, जनरली जो आपके पास सेमीकंडक्टर हैं 2 टाइप के होते हैं, एक सिलिकॉन होता है और दूसरा जर्मेनियम। तो इस सिलिकॉन के लिए इसका मान नैनो एम्पियर, नैनो एम्पियर का मतलब 10 की घात -9 एम्पियर के रेंज में होता है, और जर्मेनियम के लिए आपका माइक्रो एम्पियर में होता है, 10 की घात -6 एम्पियर के रेंज में होता है आपके पास। ठीक है भाई, अब यहाँ से एक बात क्लियर हो रहा है कि भाई आपके पास सिलिकॉन के लिए इसका मान क्या है? लीकेज करंट का मान बहुत कम है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोल रहे जिसे, और जर्मेनियम के लिए क्या है? इसका मान बहुत ज़्यादा है। यही तो कारण है हम लोग जो है क्या जो सेमीकंडक्टर का मोस्टली यूज करते हैं सिलिकॉन का करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन में जो है यहाँ देखिए लीकेज करंट का मान क्या है? बहुत कम है। किसके रेस्पेक्ट में? जर्मेनियम में। तो क्या आंसर हो गया? फ्यू माइक्रो। माइक्रो बोलते हैं ये आपके पास 10 की घात 6 को आपको माइक्रो बोलते हैं, और नैनो को 10 की घात -9। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। तो ध्यान रखिए, आपको सिलिकॉन, आपको आज से कोई पूछे बताए सिलिकॉन में आपके पास लीकेज करंट कम होता है ज़्यादा होता है, कहोगे कम होता है। यही तो को कारण है कि हम जो है सिलिकॉन को जो है जर्मेनियम की तुलना में क्या करते हैं? ज़्यादा प्रीफर करते हैं ये। और इसके अलावा देखिए, सिलिकॉन में टेम्परेचर हैंडलिंग की कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है किसकी तुलना में? जर्मेनियम की। यानी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी सिलिकॉन में ज़्यादा है यहाँ से इसकी तुलना।
ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो गया, फ्यू माइक्रो या नैनो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, इसलिए आपको बिल्कुल सिलेक्टेड करके आपको बताया जा रहा है कि आप चाहे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सिलिकॉन हैज a preference in IC इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसे, टेक्नोलॉजी बिकॉज, ठीक है ऑप्शन देखते हैं, बिकॉज it is a covalent semiconductor, option number B, of the availability of nature oxide SiO, सी ऑप्शन लिखिए, इट इज एन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, डी ऑप्शन, इट इज एन इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर। ये आपको पूछा जा रहा है, ये कह रहा है कि सिलिकॉन हैज अ प्रेफरेंस इन आईसी टेक्नोलॉजी बिकॉज, आईसी टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन का ज़्यादा प्रेफरेंस, ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्यों करते हैं करें, ये नंबर 1, इट इज ए कोवलेंट सेमीकंडक्टर, कोवलेंट बॉन्ड वाला सेमीकंडक्टर है करें, ऑफ द एबिलिटी ऑफ, एबिलिटी में से उपलब्ध है, नेचर ऑक्साइड SiO2 को कह रहा है, तीसरा SiO कह रहा है, तीसरा कह रहा है इट इज एन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, चौथा कह रहा है इट इज एन इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर। तो इसमें से कौन सा होगा आपको ये पूछा जा रहा है। देखिए जो आपका सेमीकंडक्टर है उसमें आपका कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, चाहे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, तो ये तो आपका नहीं कहोगे, कोवलेंट बॉन्ड जरूर होते हैं लेकिन केवल सिलिकॉन में ही नहीं, वो आपका जर्मेनियम में भी होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा, इट इज एन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, क्या एलिमेंटल मूलभूत, भाई इसके साथ कौन है दूसरा, जर्मेनियम भी तो है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट मतलब किसी और मेथड से इसको सेमीकंडक्टर बनाया जाए कहे, नहीं ये तो डायरेक्ट सेमीकंडक्टर, इनके बाहरी को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है वैसे आपके पास, तो ये डायरेक्ट है। अब बचा क्या, ये कि आपके एबिलिटी ऑफ SiO, ये आपके पास सिलिकॉन ऑक्साइड आप ऐसे कहे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑफ द एबिलिटी ऑफ नेचर ऑक्साइड SiO, इसकी उपलब्धता के कारण सिलिकॉन को आईसी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा यूज किया जाता है। समझ गए, तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए आपके पास, ठीक है, ये आपके पास, तो आपको ये आंसर हो गया इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब क्या बताया था, शुद्ध वाला, देयर आर no holes in the material
बी ऑप्शन देखिए, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन्स in the material are more than holes, ये पूछा जा रहा है। डी ऑप्शन देखिए, there are no electrons in the material, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताया था, शुद्ध सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कह रहा है देयर आर नो होल्स इन द मेटेरियल, कोई भी होल नहीं होता है, कह रहा है नंबर ऑफ होल्स इन द इक्वल, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, कह रहा है। तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटेरियल आर मोर देन होल्स, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, कह रहे हैं। चौथा कह रहा है देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटेरियल, आपके पास मेटेरियल में कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। भाई शुद्ध सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपके पास n बराबर क्या होता है, p, किसमें, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल, n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और p क्या है नंबर ऑफ होल, ये दोनों संख्या बराबर होते हैं किसमें, एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में। तो आपके पास होना चाहिए नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। अच्छा ये कह रहा है देयर आर नो होल्स इन द मेटल, क्यों नहीं होते हैं भाई, होल्स है बराबर संख्या में होते हैं, तो ये तो नहीं होने वाला है। तीसरा देखिए इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल आर मोर देन होल्स, इलेक्ट्रॉन अगर किसी में ज़्यादा होते हैं होल से ज़्यादा, वो तो एन टाइप का हो जाएगा, और एन टाइप का होता है तो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इलेक्ट्रॉन तो है तो ये आपके पास, तो क्या ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो 9 क्वेश्चन आपने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, फर्मी एनर्जी लेवल और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइट, ऑप्शन दिया है इसने एट मिडिल ऑफ द बैंड गैप, मिडिल ऑफ द बैंड गैप। बी ऑप्शन दिया है क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। सी ऑप्शन क्लोज टू दी वैलेंस बैंड। डी ऑप्शन नॉट, डी ऑप्शन नॉट। ये दिया, ये कह रहे कि जो फर्मी एनर्जी लेवल है किस टाइप का, पी टाइप मेटेरियल का, कहाँ पर होता है, कह रहा है कहाँ पर होता है, ये पूछा है। ऑप्शन दिया मिडिल ऑफ द बैंड गैप, क्लोज टू दी कंडक्शन बैंड, तीसरा कह रहा है क्लोज टू दी वैलेंस बैंड, और इसमें से कोई नहीं। देखिए आपके पास फर्मी लेवल का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास शुद्ध, आपके पास देखिए कुछ ये होता है आपके पास, ये बैंड गैप होता है, एक वैलेंस बैंड होता है आपके पास, और दूसरा आपके पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में जो होता है उसे एनर्जी गैप बोलते हैं आपके पास। ठीक है, ये होता है आपके पास। तो देखिए अगर आपका शुद्ध इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो फर्मी लेवल ठीक बीच में होता है आपके पास, कहाँ पर होता है, मिडिल में होता है।
लेकिन पी और एन टाइप यानी एक्सट्रिंसिक में आपका ये चेंज हो जाता है। एक्सट्रिंसिक में क्या हो जाता है भाई, चेंज हो जाता है। तो एक्सट्रिंसिक में ये किसकी बात कर रहा है, पी टाइप की बात कर। तो पी टाइप में देखिए आपको तो पूरा करा रखा है क्लास में, ये देखिए यहां पर होता है ये एक्सेप्टर ई, एक्सेप्टर ई। तो ये देखिए ये किसके पास है, यहाँ पर पी टाइप मेटेरियल में ये आपके किसके पास है, वैलेंस बैंड के पास। अगर यही आपका एन टाइप होता है तो किसके पास होता है, कंडक्शन बैंड के। तो ई एफ जो है आपके पास, इसे बोलते हैं फर्मी लेवल, इसे बोला जाता है फर्मी लेवल। और ई ए को बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर लेवल, और इसे बोलते हैं वैलेंस लेवल। ये आपके पास। तो अगर आपको पूछेगा कि बताए पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ है, तो किसके पास है, वैलेंस में। इंट्रिंसिक होता है तो कहाँ पर, बीच में होता है। एक्सट्रिंसिक होता है वो सॉरी पी ये एन टाइप होता है तो किसके पास होता है, कंडक्शन बैंड के पास होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोज टू दी कंडक्शन बैंड नहीं हो सकता, क्लोज टू दी वैलेंस। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो क्या आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय, डैश कह रहा है कौन से बॉन्ड से बनते हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन भी दिया है इसने, मेटालिक, दूसरा दिया है कोवलेंट, सी ऑप्शन दिया है आयनिक, और डी ऑप्शन है नॉट। ये आपको पूछा जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय किस, जो सेमीकंडक्टर है वो किस टाइप के बंध से बनता है कह रहा है। देखिए सेमीकंडक्टर किस टाइप के बंध से बनता है ये कह रहा है। ऑप्शन दिया है मेटालिक दिया है, कोवलेंट दिया है और आयनिक दिया है, और ये कह रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ पॉइंट है। सेमीकंडक्टर जो है उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये मेटालिक होते हैं कंडक्टर में यानी मेटल में होते हैं ये वाला मेटालिक बॉन्ड, और जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, इंसुलेटर में बनते हैं। तो आपको पूछा क्या गया सेमीकंडक्टर में, तो इसका आंसर क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। मेटालिक लिखिए, मेटालिक कहाँ पे बनेगा, कंडक्टर में यानी मेटल में, और आयनिक बनता है आपके पास इंसुलेटर में। तो आपके पास इतने सारे चीज़ होते हैं। आपको सिर्फ ये आंसर आने से खुश नहीं होना है, आपको और भी देखना है कि और कहाँ पर हो सकता है, ताकि ऐसे करके तो तैयारी होती है आपके पास। ठीक है, तो मेटालिक कहाँ पर, कंडक्टर पर, यानी कंडक्टर यानी मेटल पर, आयनिक कहाँ होता है, इंसुलेटर में। तो इसका आंसर क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड आपके पास क्लियर हो गया। ठीक, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12 देखिए। A germanium atom contains, जर्मेनियम एटम में क्या होते हैं ये पूछ रहा है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑप्शन
4 प्रोटॉन्स, डी ऑप्शन 6 प्रोटॉन्स। ये आपके पास पूछा गया है, ठीक है भाई, ये आपके पास। तो क्या कह रहा है, एक जर्मेनियम का जो एटम है उसमें क्या होते हैं, कह रहा है जर्मेनियम एटम। पहले तो जर्मेनियम देखिए आपके पास सेमीकंडक्टर है, ये क्या सिलिकॉन भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कह रहा है, या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन। आपको बताया था सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपके इसलिए इसमें क्या होगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो आपका आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन, एक सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक आपके पास 14 होता है। तो अगर इसमें मुझे प्रोटॉन पूछता तो मैं कितना बोलता है, 14 बोलता। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 4। अब दूसरा जर्मेनियम, जर्मेनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 32, और यही आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही आपका प्रोटॉन की संख्या। तो देखिए 2 8 10, ये हो गया 4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपका सिलिकॉन का भी बाहरी कोश में 4 है और जर्मेनियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। अगर आपको प्रोटॉन की संख्या पूछते तो सिलिकॉन में मैं 14 कहता, जर्मेनियम में कितना कहता, 32। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कहता तो मैं सिलिकॉन में 14 कहता, जर्मेनियम में 32। तो यहाँ पर देखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जर्मेनियम में, कह रहा है बिल्कुल है जी, ये तो सही है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 है ही नहीं, ये गलत हो गया। 4 प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। कौन से इलेक्ट्रॉन जो आपके पास टोटल होते हैं वो बैलेंस की नहीं। तो जर्मेनियम में 32 आपके पास प्रोटॉन होंगे, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर क्या आ गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ध्यान रखिए जो भी आपका सेमीकंडक्टर है उनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आपके रहे, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नोट कर लिया भाई। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर रुख किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13, चेंज ऑफ carrier concentration along the length of a semiconductor is called, ऑप्शन दिया है मोबिलिटी, ऑप्शन बी दी गया है डिफ्यूजन, ऑप्शन सी दिया है कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट, ऑप्शन डी दिया है ड्रिफ्ट। ये दिया है आपके पास, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है। चेंज ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर का कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, कह रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। मतलब आपका कैरियर के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, तो मतलब आप एक एंड से दूसरे एंड में जा रहे हो तो कैरियर का कंसंट्रेशन सेम नहीं है, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये होता है। तो उस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। मोबिलिटी कहते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, या ड्रिफ्ट बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है आपके पास, ठीक है भाई। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए। तो देखा होगा आप लोगों ने, जैसे जैसे आपके पास लेंथ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है, कंसंट्रेशन में चेंज होता है, तो उसे बोलते हैं ग्रेडियंट, उस वर्ड को बोलते हैं ग्रेडियंट। अगर लेंथ के, अगर वोल्टेज में भी क्या हो रहा है, अगर सपोज के लिए हम बेसिक इलेक्ट्रिकल से भी देखें, बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी हमारा जो वोल्टेज है लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लेंथ होता है वैसे वैसे घटते जाता है, यानी आपका वोल्टेज कमी होते रहते। वैसे आपका लेंथ के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ चेंज हो रहा है तो उसे बोलते हैं ग्रेडियंट। तो वैसे यहाँ पे पूछते हैं, यहाँ पर आप वोल्टेज न बोल के यहाँ पर कैरियर कंसंट्रेशन कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन क्या ग्रेडियंट बोल देंगे,
तो ध्यान रखिएगा, तो इसे क्या बोले जाएंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोला जाता है। कब, जब आपका कैरियर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, लेंथ के अनुसार चेंज हो रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 13। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। In a semiconductor, movement of charge carriers, under influence of an electric field is डिफ्यूजन, बी लिखिए ड्रिफ्ट, सी मोबिलिटी, डी ऑप्शन लिखिए कंडक्टिविटी। ये पूछ रहे हैं। इन ए सेमीकंडक्टर, ध्यान रखिए, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर चार्ज कैरियर का जो है मूवमेंट हो रहा है किसके असर के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो उसे क्या बोलते हैं, कह रहे हैं डिफ्यूजन बोलते हैं, कह रहे हैं ड्रिफ्ट बोलते हैं, या मोबिलिटी बोलते हैं, ये पूछ रहे हैं, मोबिलिटी बोलते हैं या कंडक्टिविटी, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखिए सेमीकंडक्टर में, देखिए सेमीकंडक्टर में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, सेमीकंडक्टर में करंट, मूवमेंट ऑफ चार्ज मतलब करंट फ्लो ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे बोला जाता है ड्रिफ्ट। कौन सा करंट, ड्रिफ्ट बोला जाता है। और करंट ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसे बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं भाई, डिफ्यूजन, तो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, चार्ज कैरियर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है। तो क्या आंसर हो गया इसका, बी ऑप्शन आपके पास क्लियर कट आना चाहिए इसके पास। ठीक है, ठीक, हटा दें। ठीक है भाई, सेमीकंडक्टर may be made n type by adding donor impurity, ऑप्शन ए दे रहे हैं, कब जोड़ना है, ड्यूरिंग जोन रिफाइनिंग, बी ड्यूरिंग केमिकल प्योरिफिकेशन, सी ऑप्शन लिखिए
ड्यूरिंग क्रिस्टल पुलिंग डी बिफोर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15। ये पूछ रहा है कि सेमीकंडक्टर में बी मेड बाय एन टाइप। मैंने कहा था या तो एन टाइप बनाओगे या क्या बनाओगे, पी टाइप। तो एन टाइप आपने अभी देखा था, आपके जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे उनको जोड़ने, उनको ऐड करने से बना था। और 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो अधिक देगा, तो इसलिए डोनर हो गया देने वाला। अगर मैंने कहा था पी टाइप होता है जिसमें तीन क्या होते हैं बाहरी को, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि 4 चाहे था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर उसे एक्सेप्टर बोलते हैं। लेकिन अभी एन में जो है क्या, एन वाले को क्या कहेंगे, डोनर ये वाला, और उसको पी टाइप को एक्सेप्टर। तो कब बनाते हैं ये कह रहा है आपका, कब जोड़ते हैं कह रहा है, कब ऐड करोगे एन या पी टाइप का, आपका जो डोपिंग है कब जोड़ोगे ये कह रहा है। कब कह रहा है, ड्यूरिंग जोन रिफाइनिंग के, या ड्यूरिंग केमिकल प्योरिफिकेशन, या ड्यूरिंग क्रिस्टल पुलिंग, या बिफोर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो कब आपको ऐड करते हैं डोनर इम्प्योरिटी ये कर। तो डोनर की जो इम्प्योरिटी है, डोनर इम्प्योरिटी है, चाहे एक्सेप्टेड है डोनर इम्प्योरिटी, आपके पास क्रिस्टल पुलिंग के दौरान ही आपको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो लिखिए इम्प्योरिटी को क्रिस्टल पुलिंग के दौरान ऐड किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, in a pure semiconductor electric current is due to holes alone electrons alone, both holes and electrons, D वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलोन। ये आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि आपके पास ये प्योर सेमीकंडक्टर में कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर में कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण होगा ये पूछ रहा है। प्योर सेमीकंडक्टर का क्या नाम बताया था मैंने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपके पास करंट किसके कारण फ्लो होगा ये पूछ रहा है। होल, क्या केवल होल के कारण फ्लो होगा, या केवल इलेक्ट्रॉन, या दोनों के कारण कह रहा है, बोथ होल एंड इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली। तो देखिए प्योर सेमीकंडक्टर में प्योर सेमीकंडक्टर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल्स होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर थे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो करंट है इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी फ्लो होगा और इस होल के कारण भी फ्लो होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया कि प्योर सेमीकंडक्टर में जो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके पास होल्स तथा इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा फ्लो होगा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, a semiconductor has a band gap of 2 electron volt
ठीक है, बैंड गैप का यूनिट होता है। द वेवलेंथ of radiation emitted from the semiconductor when electrons and holes recombine each B सी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक सेमीकंडक्टर है कह रहा है और जिसका बैंड गैप कितना कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कर रहा है। तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएटेड इमिटेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर से जो वेवलेंथ उत्सर्जित हुआ है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स होल रिकम, कब उत्सर्जित होगा, जब होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होते हैं। तो आपका जो है एक जो रेडिएशन होता है उसका आपको वेवलेंथ बताना है, ये पूछा जा रहा है आपके पास। ये भाई क्या होता है ये आपको पूछा गया। आंसर दिया 625 नैनोमीटर, 625 माइक्रोमीटर, 625 मिलीमीटर और 625 सेंटीमीटर, ये आपके पास। देखिए आपके पास जो वेवलेंथ उत्सर्जित होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, तो उसका जो आपके पास जो फॉर्मूला होता है E2 माइनस E1, लेकिन ध्यान दीजिए आपको बताया गया है इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात माइनस 10, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात माइनस 10, यानी 10 की पावर माइनस 10 ये रहता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको बैंड गैप दे रखा है, ये बैंड गैप दे रखा है, यही तो आपका बैंड गैप है E2 माइनस E1। तो गिवन आपके पास देखिए क्या है, बैंड गैप दैट इज E2 माइनस E1 बराबर दे रखा है उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में रख दिया जाए लैम्डा अपॉन 2, ये एंगस्ट्रॉम में है, ध्यान रखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। ठीक हो गया, इसको कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा भाई, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, लेकिन एंगस्ट्रॉम में आपका आंसर देखिए अलग है आपके पास। एंगस्ट्रॉम का मतलब ये है, तो यहाँ पे देखिए 10 की घात माइनस 10, तो बराबर 1 0 कैंसिल हो गया, तो 625 इंटू 10 की घात माइनस 9। 10 की घात माइनस 9 को आप क्या कहोगे, ये मीटर आगे, ये भी मीटर। 10 की घात माइनस 9 को क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैनो। तो इसका आंसर आ गया 625 नैनोमीटर, 625 नैनोमीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है, नैनो का मतलब होता है 10 की घात माइनस 9, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6, मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3, ये आपके पास होता है। अब ये बात तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर ये। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 17 क्वेश्चन। नोट कर लें, चलिए। सत्रह क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 18, which of the
following which of the following is used as an active device in electronic circuits। ऑप्शन ए दिया है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक हीटर, ऑप्शन सी है SCR। SCR को बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। डी लाउड स्पीकर, ये आपके पास दिया गया है। ठीक है भाई, ये आपके पास ऑप्शन दिया है। ये कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एक्टिव डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम एक्टिव डिवाइस के रूप में करते हैं, ये पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल दिया है ट्रांसफार्मर दिया है, इलेक्ट्रिक हीटर दिया है, SCR का मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर और लाउड स्पीकर ये दिया। अब बताइए एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक इनफाइनाइट तक किसी सोर्स की तरह काम करते हैं, उसे एक्टिव बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यहाँ देखिए एक्टिव डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक में एक्टिव डिवाइस वो लोग होते हैं, ये इज एनी कंपोनेंट, वो सारे कंपोनेंट होते हैं। एक्टिव डिवाइस इज एनी कंपोनेंट विथ द एबिलिटी to electrically control electron flow। तो एक्टिव डिवाइस वो होते हैं, कोई ऐसा कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, यानी वे सारे डिवाइस जिसमें ये कैपेबिलिटी है कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करे, कंट्रोल करे, वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके क्या कहलाते हैं, एक्टिव डिवाइस करते हैं। जैसे एक्टिव डिवाइस कौन कौन सा हो गया, आपका BJT हो गया, जैसे BJT हो गया क्योंकि वहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है, या FET हो गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो भी आपके पास हो गया, या आपका मॉसफेट, ये सारे लोग आपके पास क्या हो गए, एक्टिव हो गए। अब यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर, क्या ट्रांसफार्मर एक्टिव है? नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज के AC वोल्टेज के एक लेवल को AC वोल्टेज के जस्ट दूसरे लेवल में क्या करता है, चेंज करता है। ठीक, तो ये आपका कोई भी एक्टिव डिवाइस नहीं है। इलेक्ट्रिक हीटर कोई मतलब नहीं है आपके पास, ये सोर्स की तरह काम नहीं करते हैं। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करने लग जाता है, कंट्रोल करता है, इसमें क्षमता है। SCR में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है, इसमें क्षमता है कि उसको क्या करे, कंट्रोल करे। तो ये हो गया। लाउड स्पीकर बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका SCR यहाँ पर कौन सा डिवाइस है, आपका SCR यहाँ पर एक्टिव डिवाइस होता है। ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा क्या बताया हमने, BJT बताया, FET बताया और मॉसफेट, ओपैम भी आपके पास ये हो गया एक्टिव डिवाइस की कैटेगरी में। ठीक है भाई, तो आपके पास इतने क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हो। FET is essentially a current driven device
वोल्टेज ड्राइवन डिवाइस C, पावर ड्राइवन डिवाइस D, सोलर डिवाइस। ये आपको पूछा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि जो FET है वो क्या है, कह रहे हैं इसमें से FET का मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, कह रहा है करंट ड्राइवन डिवाइस है, वोल्टेज ड्राइवन डिवाइस है, या पावर ड्राइवन डिवाइस है, या सोलर ड्राइवन डिवाइस है। ये आपको पूछा जा रहा है। समझ गए भाई, इतना आपको ध्यान रखना, इतना आपको ध्यान रखना है। तो FET देखिए, FET में जो भी आपके पास है वो वोल्टेज द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो आउटपुट है FET को, उसको जो है वोल्टेज द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो FET आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। यानी FET आप कहोगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है। ये एक्चुअली में वोल्टेज कंट्रोल्ड या डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है। आपका जो BJT होता है करंट कंट्रोल सोर्स होता है। तो ध्यान रखिए, तो BJT कहोगे तो आपको क्या होगा, करंट कंट्रोल। और FET आपका वोल्टेज कंट्रोल कैसा सोर्स, करंट सोर्स, करंट सोर्स। तो आपके पास क्या हो गया, वोल्टेज ड्राइवन डिवाइस हो गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। A transistor has a current gain of 0.99 in common base mode. Its current gain in common emitter mode is, ऑप्शन दिया है 99, B 99, C 10.1, D 100। ये आपके पास पूछा गया है। कह रहे कि ट्रांजिस्टर हैज करंट गेन ऑफ, कितना है करंट गेन इसका, 0.99 है। वो कब है, कॉमन बेस मोड में कर रहा है। तो इसका करंट गेन बताओ, कह रहा है कब, कॉमन एमिटर मोड में क्या होगा ये बता रहा है। और आपको ऑप्शन ये दिया है। देखिए, जो कॉमन बेस मोड में जो करंट गेन होता है उसे बोलते हैं अल्फा। देखिए यहाँ पर करंट गेन इन कॉमन बेस मोड, इसे बोलते हैं अल्फा। और करंट गेन इन किसमें भाई, कॉमन एमिटर मोड, कॉमन एमिटर मोड, इसको बोला जाता है बीटा। ठीक है, ध्यान रखिए। दिया क्या है भाई आपको, गिवन है, क्या दिया है, कॉमन बेस मोड का दिया है करंट गेन, यानी किसका मान है, अल्फा या बीटा, अल्फा का मान है कितना, 0.9। वैसे भी अल्फा का मान लेस देन 1 होता है, तो आपके पास समझ जाना चाहिए। अब आपको बीटा पूछा है, बीटा के बाद में पूछा गया है, तो ध्यान रखिए भाई। बीटा क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बीटा बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये होता है आपके पास। अल्फा का मान 0.99, 1 माइनस अल्फा, ये हो गया। तो आप इसमें से जैसे घटाओगे कितना आएगा आपके पास,
0.99, 1 में से घटा दीजिए कितना 0.01, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया 99 आ गया आपके मान। तो यहाँ पर कॉमन किसके लिए, एमिटर मोड के लिए करंट गेन का मान कितना आ गया 99 आ गया। कितना आ गया 90। ठीक है, ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीसीएल में आपको पूछा गया है एक बार पर। ठीक, ये हो गया। लास्ट टाइम यूपीसीएल में सिर्फ इतना, ये यूपीपीसीएल में इतना रिलेशन पूछा था, ध्यान रखिए। क्वेश्चन 20 हो गया आपके पास। बीस हो गए। क्वेश्चन 21 देखिए, क्वेश्चन 21। एपिटीज आर, ए कह रहा है आइदर यूनिपोलर बी और बाइपोलर यूनिपोलर डिवाइसेस सी, बाइपोलर डिवाइसेस डी नॉट। ये कह रहा है कि एफईटीज क्या होते हैं, ये पूछ रहा है। एफईटी आपका कैसे डिवाइस होते हैं, कह रहा है यूनिपोलर है, बाइपोलर है या दोनों होते हैं। देखिए यूनिपोलर का मतलब एक ही टाइप का चार्ज करे, या तो सिर्फ होल ही होगा या आपके पास या इलेक्ट्रॉन ही होगा। बाइपोलर का मतलब दोनों, होल के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो अगर आपके पास ये पूछा है तो एफईटी का मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांसफर। तो देखिए जो बीजेटी होता है वो बाइपोलर होता है। बीजेटी क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर नाम ही है। वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आपके पास क्या होते हैं, उसके कारण आपका करंट आता है। लेकिन एफईटी में ऐसा नहीं होता। एफईटी में आपका माइनॉरिटी आपका एब्सेंट रहता है, ध्यान रखिए माइनॉरिटी आपका एब्सेंट रहता है। तो इसका मतलब आपके पास मेजॉरिटी होगा। अब मेजॉरिटी आपका होल भी हो सकता है और मेजॉरिटी आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका, ये तो आंसर तो आ गया इसका यूनिपोलर डिवाइस। कैसा है आपके पास, यूनिपोलर डिवाइस है। लेकिन अगर बीजेटी पूछा होता, बीजेटी कहता तो आप क्या कहते हैं इसे, बाइपोलर। यहाँ पर होल्स और दोनों होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन एफईटी आपके पास यूनिपोलर हो गया। यूनिपोलर का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ओनली मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और होल। यहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के कारण। अब यहाँ पर आपका माइनॉरिटी एब्सेंट है, एफईटी में आपका माइनॉरिटी एब्सेंट है। तो एफईटी अगर एब्सेंट, एफईटी में माइनॉरिटी एब्सेंट है तो उसके फायदे भी है। क्या फायदे हैं भाई, माइनॉरिटी का आपके पास नॉइज है, वो प्रॉब्लम नहीं है। इनपुट रेजिस्टेंस का मान हाई होगा, लीकेज करंट मान 0 हो जाएगा। तो इतना सारे चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो बीजेटी बाइपोलर, एफईटी यूनिपोलर। तो आपके पास यहाँ पे देखिए जो माइनॉरिटी कैरियर को आपको जो है क्या रखना पड़ता है, स्टोरेज करना पड़ता है। वो टाइम भी यहाँ पर नहीं लगेगा, स्टोरेज टाइम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये रिस्पांस इसकी तुलना में ये फास्ट देखा एफईटी, क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज टाइम आपका कम है, आपके पास माइनॉरिटी है ही नहीं। और इनपुट रेजिस्टेंस का मान भी क्या है, यहाँ पर हाई है आपके पास, तो लीकेज करंट कम होगा। ठीक, तो ध्यान रखें। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखें। तो ये आपका क्या होगा, यूनिपोलर होगा। यूनिपोलर क्या हो सकता है, या तो होल हो या आपके पास इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पर होल भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी दोनों होंगे। ठीक हो गया भाई। तो मेजॉरिटी के कारण ये होता है, और यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। यहाँ पर मेजॉरिटी क्या हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हो सकते हैं तो होल नहीं होंगे। अगर आपने मेजॉरिटी होल लिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ध्यान रखें। ठीक है, इतना। तो लिखिए फिर एफईटी, नोट करके लिखिए एफईटी यूनिपोलर डिवाइस होते हैं। देखिए एफईटी यूनिपोलर डिवाइस होते हैं क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर एब्सेंट होते हैं। क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर एब्सेंट होते हैं, तो अगर ये नहीं होंगे तो स्टोरेज टाइम कम होगा, इसलिए कि तथा स्पीड भी फास्ट होता है। तथा स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा बीजेटी की तुलना। ठीक है, इतना। तो कितने क्वेश्चन हो गए भाई,
21 क्वेश्चन आपने कर लिया है। 22 क्वेश्चन की ओर आई। 22 क्वेश्चन इसकी ओर मुख करें। द इनपुट resistance of FET is of the order of ए। ये डाटा वाला क्वेश्चन आ गया। जेई के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, डाटा वाले एग्जाम में। सी डी मेगा, ये हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एफईटी इच ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अभी मैंने कहा था कि एफईटी में लीकेज करंट नहीं होता है, तो लीकेज करंट नहीं है तो इसका मतलब इनपुट रेजिस्टेंस समान क्या होना चाहिए, बहुत ही हाई होना चाहिए। तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है एफईटी में बहुत हाई होता है आपके पास, तभी तो नॉइज प्रॉब्लम भी नहीं होता है एफईटी में बीजेटी के रेस्पेक्ट में। तो आपके पास देखिए तो बहुत हाई होगा तो आपके पास ये तो नहीं रहने वाला किलो और ये मिली 10 की आती नहीं, ये भी नहीं रहने वाला, ये भी नहीं रहने वाला, तो बचा क्या, मेगा ओम के रेंज में रहता है। तो नोट करके लिखिए, एफईटी में माइनॉरिटी कैरियर अब्सेंट होने के कारण, एफईटी में माइनॉरिटी कैरियर अब्सेंट होने के कारण लीकेज करंट नहीं होता है, लीकेज करंट नहीं होता है। यही कारण है कि एफईटी का इनपुट रेजिस्टेंस लिखिए, यही कारण है कि एफईटी का इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। क्या होता है, वेरी हाई होता है। किस ऑर्डर का होता है, लिखिए ऑर्डर देखिए किस ऑर्डर का है वो भी देख लीजिए। ऑर्डर देख लीजिए, 10 की घात 6 ओम टू 10 की पावर 8 ओम, इस ऑर्डर का होता है आपके पास एफईटी का रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो इसे आप क्या कह सकते हो, 10 की घात 6 को क्या बोलते हो, मेगा, तो ये 1 मेगा ओम टू क्या, इसे ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, मेगा ओम। 10 की घात 6 लिखोगे वो मेगा बन के बाकी, तो ये आपके पास 1 मेगा ओम से 100 मेगा ओम के बीच का रेंज रहता है आपके पास, तो ये रेंज रहता है। तो क्या रहा, डी ऑप्शन रह गया। ठीक है, ध्यान रखिए आप। आइए अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए, इन द ट्रांजिस्टर हैविंग VCE बराबर 5 वोल्ट, सेवन वोल्ट, बीटा 45, कॉमन एमिटर का करंट गेन अभी आया था, देन वैल्यू ऑफ आर, आपको आर का मान निकालना है और आपको फिगर ये दिया है। कैपेसिटर दिया है और प्लस माइनस यहाँ पे दिया है VB 3, ये R दिया है आपके पास और VC बराबर 5 वोल्ट ये दिया है। ठीक है, ये तो आपको इस R का मान दिया है, पूछे ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं,
बी सी ये आपके पास ऑप्शन है। आपके पास ये क्वेश्चन है और उसका ऑप्शन भी दिया गया है। क्या कह रहा है, ट्रांजिस्टर हैविंग VC कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज कितना है कह रहा है, ध्यान से देखिए, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज आपका 5 वोल्ट है। VBE आपके पास कितना है कह रहा है 0.7 और बीटा का मान कितना 85, तो वैल्यू ऑफ R ये फिगर दिया है, ये फिगर आपको दिया गया है। ठीक है भाई, या और ऑप्शन आपके पास ये दिया। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर दिया है और इसका मान नहीं दिया है, तो देखिए ये सोर्स आपका DC, आप DC सोर्स लेके सॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास जो DC है इसको कैपेसिटर ब्लॉक करता है। आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना, तो जो कैपेसिटर का काम होता है DC को क्या करता है ब्लॉक, अगर इसने DC को ब्लॉक कर दिया तो ये तो हट गया, तो यहाँ पर लिखिए कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है, ये आपके पास ये हट गया। ठीक है, दूसरी बात, एक काम तो हो गया। अब दूसरा नोट पॉइंट लिखिए यहाँ पर, अगर R किलो ओम में है, I मिली एम्पियर में है, तो वोल्ट आपका हमेशा वोल्ट में होगा। ये बात ध्यान रखिए, चीज को हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप कहोगे करंट मिली एम्पियर में, ये वोल्ट में है, तो आपका रेजिस्टेंस किलो ओम में आएगा, या यूँ कहेंगे कि आपके पास ये किलो और मिली में है तो आपका ये वोल्टेज वोल्ट में आएगा, हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ देखिए किलो ओम में है, अच्छी बात है, ये वोल्ट में है, ये R आपके पास चलो जो भी आएगा हमारा देखिए किलो ओम में आ रहा है, तो हमारे पास देखिए ये आपका ओम में है, तो पहले सबसे पहले इसको किलो ओम बनाइए, किलो ओम, ये वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आंसर आएगा वो अपने आप ही किलो ओम में आ जाएगा, इस ढंग से कैलकुलेट। तो ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका रेजिस्टेंस किलो ओम में है, करंट मिली एम्पियर में है, तो ये किस में होगा वोल्ट में होगा। इसको सबसे इंपॉर्टेंट आप टिक कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत लेंदी आ जाएगा और वहाँ पर आपको मिस्टेक करने के चांसेस हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैंने वही करा है, इसको जो है किलो ओम में चेंज कर दिया। अब आइए आप क्वेश्चन में। तो पहले तो ये आप नोट कर लिया भाई नोट। चलिए अब इसको हटा दिया जाए, इसको भी हटा दिया जाए। तो आपने जो है कैपेसिटर जो है क्या DC को ब्लॉक करता है, तो हट गया आपके पास, तो कोई वो टेंशन नहीं करना है। अब इस सर्किट को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, जो ये 24 वोल्टेज है इसको लिखिए, कैसा प्लस का है, तो इसको लिखने का स्टाइल देखिए, इसको लिखने का स्टाइल ये होता है। 24 प्लस है तो ऊपर ये यहाँ पर क्या बनाओगे, यहाँ पर आप ऊपर प्लस बनाओगे, ये 24 वोल्ट, ये 24 दोनों के लिए, आउटपुट साइड भी और इनपुट साइड भी। ये देखिए आपके पास, ये अगर ऐसा आ गया तो आपको क्लियर हो गया, आपके पास 24 वोल्ट। सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर। ये आपका देखिए ये एमीटर है, एमीटर वाला है आपका, ये एमीटर है। ठीक है, तो ये एमीटर करंट IE है, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर जो करंट आता है वो IC होता है, यहाँ पर जो करंट होता है वो IB होता है, और यहाँ से जो करंट जाता है वो IE आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए करंट आपका ये बाहर जा रहा है IB IC, तो इस वाले ब्रांच में KCL लगाओगे तो जो है अंदर आने वाले बराबर बाहर जाने, बाहर कौन जा रहा है IC, और तो इस वाले ब्रांच में आ गया IC प्लस IB, ये आ गया। अब लगभग लगोगे और ये आपका IE हो गया। तो देखिए क्या क्या आपके पास पता है। नंबर 1 IE बराबर IC प्लस IB, एक ये हो गया। नंबर 2 आपको क्या पता है भाई, IC बराबर बीटा IB। देखिए बीटा का मान दिया है वहाँ पर, ये देखिए बीटा का मान, तो IC बराबर कितना आ गया आपके पास 45 45 IB। इसमें रखोगे इसका मान तो बताए, IE बराबर यहाँ पर 45 रखिए, इसमें तो कितना आ गया 45 IB प्लस IB, तो IE बराबर कितना आ गया 46 IB। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर में चाहे NPN हो या PNPN हो, हमेशा ये फॉर्मूला आपका वैलिड है आपके पास। ठीक है, ध्यान रखिए। अब आपके पास 2 लूप बन गए, एक लूप ये बन गया, इसको 1 लूप देना है, और दूसरा लूप ये बन गया, ये बन गया। आपके पास 2 लूप बन गए हैं।
तो दो लूप में आप KVL लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IE मेरा कितना है, IE मेरा यहाँ पर है 46 IB, ये हटा दिया तो IE का मान आपके आ गया 46 IB। ये अब यूजिंग KVL इन लूप फर्स्ट, तो आपके लूप फर्स्ट में आप KVL लगाइए। ठीक है, ये आपके पास आप कैसे करके भी लगाए, ऐसे करके लगाए या ऐसे, चलो मैं ऊपर करके लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ से आपका करंट फ्लो रहा है, ये करके अगर ऐसे करके लगा रहे हो तो क्या हो रहा है देखिए, आप देखिए कहाँ पर एंट्री मार रहे हो, -24 पे मार रहे हो, ये देखिए आपके पास। उसके बाद देखिए वो कितना आ गया भाई, ये इसका मान क्या है, IE है, तो इसका मतलब आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम। अब किलो नहीं लेना है, वो आपको पता चल गया कि ये करंट मिली एम्पियर में आएगा, अभी आपको बताया था, ये हो गया प्लस R, इसमें कौन सा करंट है, IB, प्लस वोल्टेज का मान VBE, प्लस कितना है इसका मान 0.23 क्या IE बराबर 0। तो IE को आपके पास देखिए, ये भी IE है, वो भी IE है, तो कितना हो गया 8.23 IE प्लस RIB। VB का मान कितना है भाई 0.7, ये दे रखा है आपने वहाँ पर देखिए 0.7 माइनस 24 बराबर 0, इतना आपके पास आ गया। ठीक है भाई, इतना आपके पास आ गया। ये IE का मान ये रख दिया जाए यहाँ पर, IE का मान क्या रख दिया जाए 46 आप यहाँ पर रखने वाले हो, तो 46 रखिए 8.23 IE प्लस R। ठीक है, RB का मान कितना है IB का मान क्या है IE अपॉन 46, ये घटाइए कितना आएगा भाई आपके पास, कितना आ रहा है 19 में तो कितना आ गए -23 पॉइंट कितना आ रहा है 23.3 बराबर 0, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई। यहाँ से आप IE को कॉमन लाने वाले हो, कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में 8.23 प्लस R अपॉन 46 बराबर पक्षांतर करा है ये आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपके पास यहाँ पर। तो इसको हटा दिया जाए, इसको भी हटा दिया जाए यहाँ से, तो ये लूप फर्स्ट में सब चीज़ें हो रहा है। तो IE बराबर 23.3 अपॉन 8.23 प्लस R अपॉन 46, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको देखना है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब एक KVL लगाए बाहर की ओर, यहाँ पे लिखे यूजिंग, यहाँ पे नहीं लिखना, ये ठीक हो गया, ये आपके पास। अब अगेन यूजिंग KVL इन लूप सेकंड, देखिए कहाँ पे एंट्री मार रहा है -24 पर घूम रहे हो, ऐसे जा रहे हो, यहाँ पे देखिए आपका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, ये IE है, इसमें आइए क्या है प्लस VCE प्लस 0.3 IE बराबर 0, ये IE है। तो IE यहाँ पे ले आई 8 और ये IE जोड़िए कितना 8.23, ये हो गया। VC का मान रखिए -24 प्लस VC आपका 5 है बराबर 0, तो IE बराबर कितना आ गया 24 में से 5 19, कितना आ गया 8.23। तो IE का मान किस में रख दिया जाए, इसमें रखने पर लिखिए। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये IE दोनों आ गए, दोनों का मान बराबर रख दीजिए, दोनों का मान बराबर रखिए तो बताए कितना होगा 19/8.23 बराबर R/46, ये आ गया।
ये आ गया, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर कैसे भी करके करिए, आपकी मर्जी है। 8.23 इंटू अपॉन 19, ये आ गया बराबर कितना आ गया भाई, इसको भाग करोगे कितना आएगा, 10.0925 कैलकुलेशन देख लीजिए, ये आ गया। तो r/46 बराबर कितना आएगा, वहाँ के घटाओगे, उसको घटाओगे 10 में से ये 8 वाला घटाओगे कितना आएगा, 1.8625, ठीक है। इतना आ गया आपके पास। इतना आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, r बराबर 1.8625 इंटू 46, r बराबर 85.67 किलो ओम, इतना आ गया आपके पास। तो r का मान इस ढंग से आपने निकाल दिया। तो ऑप्शन कौन सा बैठ गया आपका, ए ऑप्शन सही हो गया, 85.67 ओम, इतना आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया। तो आपको था कुछ नहीं, बस आपको KVL लगाना आना चाहिए और लिखने का स्टाइल पता होना चाहिए, ठीक है। लिखने का स्टाइल मेन है यहाँ पर आपके पास। BJT में आपको जब भी ट्रांजिस्टर के ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो आप ऐसे हैंडल करने वाले हो, ठीक है भाई। इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 में देखिए, इन अ कॉमन एमीटर, इसे बोलते हैं कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, इन अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर VCC यानी सोर्स की बात, VCC, अच्छा ये VCC दिया आपको 12 वोल्ट एंड द जीरो सिग्नल collector current is 1 milliampere. Determine the operating point when collector load is 6 किलो ओम। ये है ऑप्शन, क्या क्या है पहले नोट कर लेते। 6 वोल्ट 1 मिली एम्पियर, बी ऑप्शन देखिए 6 वोल्ट 2 मिली एम्पियर, सी ऑप्शन देखिए 12 वोल्ट 1 मिली एम्पियर, डी ऑप्शन देखिए 12 वोल्ट 2 मिली एम्पियर। ये आपके पास पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये कह रहा है कि इन अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में यदि आपको दिया है VCC कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है, अर्थात जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट कितना दे रखा है, 1 मिली एम्पियर आपको दिया गया है। तो डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट व्हेन लोड कलेक्टर लोड 6 किलो है। आपको ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है। ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब है क्यू पॉइंट निकालना है। आपको कौन सा निकालना है, क्यू पॉइंट के बारे में करना है, ठीक है। तो एक आपको बताया था DC लोड लाइन, आपको क्लियर कट समझाया गया, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताया था आपके पास। ये आपने कहा था ये IC था और VC, तो यहाँ पर एक DC लोड लाइन ये था आपके पास, इसी में कहीं पर आपके पास होना, तो मिडिल में होना चाहिए, ये कहा था। तो इसका जो लिखोगे निर्देशांक, सबसे पहले x एक्सिस वाले लिखते हैं। x एक्सिस कौन है, VC, और y एक्सिस कौन सा है, IC। इसके बारे में पूछा गया, आपको कह रहा है कि VC बताओ
और फिर IC बताओ ये Q पॉइंट है, ये पूछा गया, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ये हो गया। तो आप देखिए क्या क्या आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में, क्या क्या आपको दिया गया है। VCC कितना है भाई, 12 वोल्ट है। VCC कितना है, 12 वोल्ट दिया गया है। IC यहाँ देखिए आपके पास, एंड जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट यानी IC का मान दिया है 1 मिली एम्पियर दिया गया है, 1 मिली एम्पियर आपको दिया गया है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक हो गया भाई। इतना आपके पास क्या है, ये दो डाटा दिया गया है। हम लोग क्या जानते हैं, VCC बराबर क्या होता है, VCC बराबर क्या होता है भाई, आपको लोड लाइन का आपको इक्वेशन बताया था, VCE प्लस ICRC, ये होता है आपको भाई इक्वेशन बताया था आपके पास, ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। तो VCC बराबर ये होता है VCE प्लस ICRC। RC आपको दे रखा है, RC भी आपको दे रखा है ये आपके पास, ठीक है। ये और क्या दिया है, RC दे रखा है 6 किलो ओम। अगर ये किलो ओम में IC और वोल्टेज आपके किस में, वोल्टेज आपका वोल्ट में आएगा, आपको पता है ये वोल्ट में है तो इसका मतलब करंट मिली एम्पियर में होगा ये। तो VCC का मान देखिए कितना है भाई, VCC कहाँ गया, ये है आपके पास 12। VCE निकालना है, VCC का मान कितना है प्लस IC आपको 1 दे रखा है, RC कितना दे रखा है 6, तो आपका VCE कितना आ गया। यहाँ पर यूनिट नहीं रखना है, आपको पहले से पता है मिली एम्पियर या वोल्ट एम्पियर है, तो आपके पास इतना आ गया। तो ये कितना हो गया 6 वोल्ट आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब पहले कौन सा लिखना है ये, तो आपके पास पहला आंसर क्या हो गया, VCE कितना हो गया 6 वोल्ट और IC कितना आ गया 1 मिली एम्पियर, ये आपके पास क्लियर कर। तो आंसर क्या हो गया भाई इसका आंसर देखिए आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 6 वोल्ट और 1, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन आपके पास कर देते हैं, ठीक है। चलिए अभी जो है 24 क्वेश्चन का ये पहला सेट कर दिया है, सेकंड पार्ट में जो है बाकी के क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों।